राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने फिर से आया हूं। जो मेरे भाई लोग बीटेक करके बैठे हुए हैं, जो लोग डिप्लोमा करके बैठे हुए हैं, अलग अलग ब्रांचेस से उनके डिप्लोमा हो चुके हैं और काफी निराश हैं वो, उनको भी उम्मीद थी कि हमें नौकरी करना है और हमें एक अच्छा जॉब पाना है जिससे हमारी आगे की जो ग्रोथ होगी वो बेटर हो पाएगी। और हम जानते हैं मेरे दोस्त कि वैसे सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो मन मार करके बैठे हुए हैं, उनको लगता है कि अब हमसे नहीं होगा। मैं इसलिए आया हूं आपके सामने कि जो वैसे बच्चे हैं जिनका नॉन टेक बहुत बेहतरीन है, जिनका नॉन टेक बहुत ही बेहतरीन है, और वह फेल कहां पे होते हैं तो टेक्निकल पोर्शंस में होते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपके सामने आया हूं कि वो बच्चे जिनका टेक्निकल बहुत वीक रहा है, जिनके टेक्निकल में जिनका उंगली चलता नहीं है, जिनके कलम चलते नहीं है, मैं बहुत ही बेसिक लेवल से मैं जाना जाता हूं कि बेसिक लेवल से मैं पढ़ाता हूं और बेसिक लेवल से आपको एक ऊंचाई पर लेकर के जाता हूं ताकि आपको यह लग जाए कि हां, हम कुछ नहीं जानते थे, आज हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो बच्चे जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जो लोग बीटेक किए हैं, जो लोग डिप्लोमा किए हैं, अब आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि वैकेंसी अब आपकी आएगी और जेई एएलपी की वैकेंसी साथ साथ आएगी। और मैं उन दोस्तों की बात करना चाहता हूं जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जिन्होंने बीटेक किया है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपको निराश नहीं होना, आपके लिए अपॉर्चुनिटी काफी है। अपनी एबिलिटी को बढ़ाइए, अपॉर्चुनिटी अपने आप पास आएगी। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए एक मैंने बैच लॉन्च किया है, कोर्स लॉन्च किया है, और ये आरआरबी जेई के लिए होगा और ये रामबाण होगा। इसको अगर आप करते हैं तो एएलपी में भी फायदा होगा और साथ ही साथ आपको जेई में तो होगा ही होगा। कहिएगा सर एएलपी में फायदा कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे एएलपी की मैं बात करूं तो पूरा जो आपका सेकंड पार्ट होता है प्रोडक्शन का, उनका रोल एएलपी में होता है, और आपका जो मेन पार्ट थर्मल का होता है उनका होता है जेई वाले के लिए, जेई में होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं, अगर आप जेई का सपना देखते हैं, आपके एएलपी भी होंगे। और अगर आप एएलपी की तैयारी अभी कर रहे हैं, मेरे से बहुत सारे बच्चे जो कि जेई का, जो कि जिन्होंने डिप्लोमा किया, बीटेक किया और वो तैयारी कर रहे हैं एएलपी के लिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बीटेक किए हुए हैं, आप डिप्लोमा किए हुए हैं, आप एएलपी के लिए तैयारी कीजिए। आपका मैकेनिकल है, आप जरूर फीटर लेकर के तैयारी कीजिए, जम के कीजिए। इससे फायदे आपके ये होंगे कि जब वैकेंसी आएगी एएलपी की आएगी, जब वैकेंसी आएगी जेई की वैकेंसी आएगी, उस समय आपके पास दो आपके हाथ में, दोनों हाथ में मिठाई होंगी और आपको दोनों जगह पे ऑप्शंस रहेंगे कि आपको कहां जाना है। और अगर आप एएलपी की तैयारी करते हैं तो आपकी जेई की भी तैयारी होगी, अगर आप जेई की तैयारी करते हैं तो एएलपी की भी तैयारी होगी। मेरे दोस्त, दोनों में एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में एक अच्छा रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म है। आप कह सकते हैं अगर एएलपी को टारगेट करो तो जेई का भी आधा पोर्शन कंप्लीट होगा, और अगर जेई को टारगेट करो तो एएलपी का आधा पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों के क्वेश्चंस के पूछने के पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं और दोनों के कंसेप्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एएलपी के लिए लग रहे हैं कि एएलपी निकाल लेना है, उनके अंदर वो भी हौसला है कि वो जेई कर सकते हैं। और हमको लगता है कि जेई करने वाले के लिए जिनका नॉन टेक बढ़िया है, उनको जेई के लिए कोई रोक नहीं सकता आरआरबी जेई के लिए। और आरआरबी जेई में आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स पे पकड़ बनाना है तो हम आपके साथ हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको लेके जाएंगे। इसीलिए मैंने एक बैच दिया है जो आरआरबी जेई का 2023 का है। अगर आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं, एसएससी जेई की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। और कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको एसएससी जेई में नहीं पढ़ने हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपको आरआरबी जेई में पढ़ने हैं, उसकी बात मैं करूंगा। तो मैं आपका मैकेनिकल इंजीनियर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मैंने भी बीटेक किया, मैंने भी आपको एमटेक किया, और मेरा बैकग्राउंड रहा है थर्मल इंजीनियरिंग का, मेरा बैकग्राउंड रहा है थर्मल इंजीनियरिंग का, और आरआरबी जेई में थर्मल के क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। इसलिए मैं ऐसे सिखाऊंगा कि आपको लगेगा कि सच में अगर ये चीज पहले पढ़ ली होती तो काश मेरा तकदीर बदल गया रहता।
तो अगर आपका नॉन-टेक बढ़िया है मेरे दोस्त, अगर आपके मैथ रीजनिंग बढ़िया है, तो आप टारगेट कीजिए जेई को भी, आप टारगेट कीजिए एएलपी को। आपको कहीं ना कहीं दोनों में से कहीं ना कहीं अपना सीट को पक्का करना है। तो वैसे बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास डिग्री है, एक बार जगिए, एक बार मेरे साथ आप लगिए, और इस साल जो वैकेंसी आएगी इसी साल हमें जॉब लेना है और हम लोगों को एक खुशहाल जिंदगी जीना है। आप ऐसा ठान करके मेरे साथ जुड़िए और हम सफलता आपको जरूर दिलाएंगे, और बहुत ही कम फीस में दिलाएंगे आपको, बहुत ही कम फीस में आपको पढ़ाएंगे। इतना कम फीस में इतनी बेहतरीन क्वालिटी आपको शायद नहीं मिलेगा कहीं पर। और मैं चाहता हूं कि मेरे वो बच्चे जो इन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने डिप्लोमा किया, वो भटके नहीं, वो बस और बस अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखें, उनको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बेहतरीन काम करने के लिए एक बेहतरीन रास्ता चूज करना पड़ता है, जो कि हम आपके लिए रास्ता बनकर के काम करेंगे। आप मेरे पर विश्वास कीजिए, एक सब्जेक्ट पढ़िएगा और आप कह दीजिएगा कि सर सच में अब हमसे क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग जो आपको लिखा हुआ है, इसमें पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका ये बैच मात्र 11 मार्च से ये बैच आपका आ रहा है। देखिए यहां पर 11 मार्च आपको मैंने यहां पर लॉन्च किया है, 11 मार्च से आपका ये बैच आ रहा है और दिलो जान से तैयारी करना है। और इसके लिए मैंने होली के शुभ अवसर पर आपके लिए एक कोड जनरेट किया है, और वह कूपन कोड जो है आपका है वो JEU1000 करके मैंने कोड दिया है। अगर आप इस कोड को जैसे ही टच करोगे, 299 का जो फीस हमारा जेई का है वो मात्र आपको 999 में मिल जाएगा। मेरे दोस्त, ये बेहतरीन सा ऑफर है, इसको चूकना नहीं। और बेहतरीन कंसेप्ट के लिए मैं जाना जाता हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेहतरीन तरीके से, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। 299 का मात्र 999 मैंने ऑनलाइन में ये बैच दिया है, और 2,999 रुपया इसका फीस था, मात्र मैंने 999 कर दिया, यानी कि 2,000 का आपको यहां पे छूट मिल रहा है। आप समझ सकते हैं मैंने कहां से कहां लेकर के आ गया। मैं चाहता हूं कि हजारों हजार की संख्या में बच्चे जुड़ेंगे और बेहतरीन क्वालिटी के साथ उनका सिलेक्शन हम दिलाएंगे। और आपको यह भी पता है कि जेई में वैकेंसी की संख्या ज्यादा रहती है, और आपके हजारों हजार यानी कि 15,000 20,000 तक आपकी वैकेंसी आ सकती है। इसलिए तैयार रहिए सिलेक्शन लेने के लिए। अगर जेई नहीं होगा एलपी होगा, एलपी नहीं होगा जेई होगा, लेकिन अगर टारगेट रखेंगे तभी होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ कहने से नहीं होगा, करना क्या क्या है वो भी हमें देखना है। तो मैं बात करना चाहता हूं, अगला जो हमारा यहां पर है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, यह आपका है आरआरबी जेई का जो फॉर्मेट है, जिसके राह पर हमें चलना है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। अभी मैं एसएससी जेई को साइड करता हूं, लेकिन जो मेरे भाई डिप्लोमा और बीटेक किए हुए आरआरबी जेई एसएससी जेई दोनों के लिए एलिजिबल होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपके सामने आपको लिखा हुआ है, और आप इनको क्लियरली यहां से देख सकते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न होंगे उसमें आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहला चीज है आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है आपको सीबीटी 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा। और वो मेरे भाई लोग जो नॉन टेक के पीछे लगे हुए हैं, नॉन टेक की जिनकी तैयारी बेहतरीन है, उनको सीबीटी 1 के लिए सोचना नहीं है। वो हंसते खेलते बैठेंगे, सीबीटी 1 निकल जाएगा। और सीबीटी 1 सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सीबीटी 1 की मैं बात कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्वालिफाई करना, यहां पर सिर्फ आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्वालिफाई करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 की मैं बात करना चाहता हूं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप जाएंगे कहां पे, तो सीबीटी 2 के लिए जाएंगे। आप सीबीटी 2 में जाएंगे, यहां पे क्वालिफाई करना है। अगर क्वालिफाई कर गए, और अगर नॉन टेक बढ़िया है तो जरूर क्वालिफाई कर जाइएगा। मैथ रीजनिंग वगैरह पूछेगा, हम पैटर्न में बताएंगे क्या क्या पूछेगा। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर गए तो ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। मेरा दोस्त, जो सीबीटी 2 आपका होगा, टेक्निकल की मैं बात करना चाहता हूं, पूरे थर्मल से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। और सीबीटी 2 जो होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं जो कि नॉन टेक के होते हैं। मैं आपको सारा चीज एक ब्यौरा दिखाऊंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा जिसमें आपको क्वालिफाई बस करना है। उसके बाद सीबीटी 2 में आपको मेरिट बनाना है। तो सीबीटी 2 से क्या होगा, तो कहेंगे इसी से हमारा मेरिट बनेगा, इसी से हमारा मेरिट बनेगा। और उसके बाद अगर आपका मेरिट बनता है, अगर आप चयनित होते हैं इसमें, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो लास्ट क्राइटेरिया होता है वो आपके मेडिकल का होता है। क्योंकि मेरे भाई लोग, जो लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, सबसे प्राथमिकता दी जाती है उनको कि उनका मेडिकल फिटनेस बेटर हो। तो इसीलिए
आपको मेडिकली फिट भी रहना है, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप हैप्पी हो जाएंगे। आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको इतनी सैलरी मिलेगी, आपको कभी भी पैसे की किसी से आपको यह नहीं लगा कि हमें और पैसे चाहिए। आप अपने आप को यहां पर स्टेबलाइज फील करोगे, अपने आप को यहां पर बहुत अच्छा फील करोगे। तो ये अच्छी जॉब है, इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि वैकेंसी 3-4 साल से आई नहीं है, आएगी और ज्यादा संख्या में आएगी। जब भी हम बात करते हैं तो इसकी वैकेंसी अभी तक रुकी हुई है, लेकिन बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा और सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 के बाद 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर सीबीटी 2 हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे अगर आपको ये मान लेते हैं कि अगर आपको यहां पे टेक्निकल पता नहीं है तो। सीबीटी 1 में लाख आप 100 में 100 ले, ये फर्क नहीं पड़ेगा, वो बस क्वालिफाई करना था आपको। लेकिन सीबीटी 2 जो है, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से अंदाज में तैयारी करना है, वो अगर वीक रह गया तो मामला फिर गड़बड़ जाएगा, जो कि आपको मेरिट बनाएगा। तो मैं बात करना चाहता हूं कि आपको पूछेगा क्या क्या। तो मैं सबसे पहला जो हमारा सीबीटी 1 का स्टेज है, मैं इसकी बात करना चाहता हूं। तो ये हमारा स्टेजेज होंगे सीबीटी 1 का, जिसमें मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होंगे, ये आपका जो एप्टीट्यूड नॉर्मल आप पढ़ते हैं, ये 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग की मैं बात करना चाहता हूं, ये आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस में जीके, करंट अफेयर्स सब मिलाकर के आपका 15 मार्क्स का 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। और जनरल साइंस, हमको लगता है कि जो लोग साइंस के बैकग्राउंड से होते हैं, जो लोग डिग्री जिनका है टेक्निकल डिग्री, उनके साइंस लगभग अच्छे ही होते हैं। अगर अभी भी वीक होगा तो मजबूत करने का समय है। तो आप यहां पर जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स आपको लाना है। और सीबीटी 1 मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, ये बस और बस क्वालिफाइंग है। इसमें बस और बस आपको पास करना है, और ये आपको टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके 100 मार्क्स होंगे और टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्त, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग होंगे। और ये नेगेटिव मार्किंग की मैं बात करना चाहता हूं, तो ये आपका 1/3 होगा। ये 1/3 मार्क्स आपके नेगेटिव कटेंगे। एक गलती करोगे 0.33 मार्क्स कट जाएंगे आपके। इसीलिए अगर बेहतर तैयारी होगी, अगर बेहतर अप्रोच होगा, तो नेगेटिव आप कम करेंगे। वैसे आपको यहां पर क्वालिफाई करना है। हमें लगता है कि जो मेरे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जो डिप्लोमा बीटेक वाले हैं, उनका अगर नॉन टेक बढ़िया है, नॉन टेक अगर बढ़िया है, तो नॉन टेक की आप देख सकते हैं, इतने सारी चीजें आपको पढ़ने हैं और यहां पर बस क्वालिफाई करना है। अगर आप 60 नंबर से अब नंबर लेकर के आ जाते हैं, अगर 70-75 स्कोर कर देते हैं, तो आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले बार 60 नंबर पे, 62 नंबर पे, 64 नंबर पे भी क्वालिफाई लोग किए हैं। इसीलिए अभी भी मौका है। अगर आपके पास ये पता है कि नहीं हम लोग सीबीटी 1 कर सकते हैं, तो सीबीटी 2 क्यों नहीं कर सकते हैं। और एक अच्छे टीचर, एक अच्छे जेन्युइन आदमी के पास अगर पहुंचेंगे तो जेन्युइन नॉलेज मिलेगा, और उसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए मैं बात करना चाहता हूं कि ये सीबीटी 1 आपका रहा, और मैं सीबीटी 2 की मैं बात करना चाहता हूं कि जो सीबीटी 2 है, जिससे हमारा मेरिट बनेगा, ये हमारा सीबीटी 2 है। और इसके बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इतना सब कुछ पढ़ा हुआ हमारा बेकार चला जाएगा अगर सीबीटी 2 में हमें ये नहीं आता है। हमें अगर ये नहीं आता, जिसकी मैं बात करना चाहता हूं, ये हमारा टेक्निकल एबिलिटी है, ये हमारा टेक्निकल एबिलिटी है। मैं इसकी बात करना चाहता हूं। अगर आपको नहीं आता है, अगर ये आपको नहीं आता है, तो ये मान लो कि आप बाहर हो। क्योंकि वैसे बच्चे की मैं बात करना चाहता हूं जिनका बेसिक बहुत वीक है, मैं सबको सिखाऊंगा, बहुत प्यार से सिखाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा। और आपको टेक्निकल में 100 क्वेश्चन अगर पूछेगा, तो आप 90 नंबर 80 नंबर लाने पर आप हंसते खेलते 80 नंबर लाओगे, हंसते खेलते आप 90 नंबर लाओगे। आपको 100 में से 90 नंबर तक मैं ला करके दिखा दूंगा कि 90 नंबर तक बच्चे कैसे लाते हैं। ऐसा मैं आपको बना दूंगा। इसीलिए इसकी गारंटी मेरी है कि कैसे आपको तैयारी कराना है, और इसी के लिए मैंने ये बैच लाया है। क्योंकि नॉन टेक मेरे सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नॉन टेक उनका बेहतर रहता है। और अब यहां पर एक बात आती है कि अगर हम लोग सीबीटी 2 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जनरल अवेयरनेस के आपके 15 क्वेश्चन होंगे। ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री ही यहां पर पूछता है, यहां पर बायोलॉजी नहीं पूछता है। सीबीटी 2 में बायोलॉजी की बात ही नहीं करेंगे। ये 15 क्वेश्चन होगा और 15 मार्क्स का होगा। और उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स के होते हैं। और एनवायरमेंट के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 10 मार्क्स के होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको यहां दिक्कत नहीं होगा। आप एवरेज स्टूडेंट की तरह स्कोर करेंगे यहां पर, लेकिन जिनका टेक्निकल बढ़िया होगा ना, वो 100 में बाजी मारेगा। और आपको 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा। आपको मेरिट इसी में बनाना है। और जो लोग 110 120 लेकर के आ गए, जो लोग 100 पार कर गए, उनका सिलेक्शन कंफर्म है।
जो लोग 150 में 100 पार कर गए उनका सिलेक्शन कंफर्म है। आप मान लीजिए कि टेक्निकल में आपको 70 प्लस लाना है और 70 प्लस लेकर के आते हैं, इधर 50 है, अगर 80 कर देते हैं यहां पर तो आप यहां पे 20 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं। आप 50 में से 20, 22, 25 आप ला सकते हैं और आपका सिलेक्शन इजी वे में हो जाएगा। लेकिन आपको यह दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमें इस बार नौकरी चाहिए। अगर ऐसी आपके अंदर भूख है तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। आप 150 में आप हमेशा 110 प्लस 120 प्लस आपके स्कोर होंगे, लेकिन तरीके से होंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं टेक्निकल एबिलिटी आपका ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। मैं आगे बात करना चाहता हूं मेरे दोस्त कि जिनका भी यहां पर मैं आगे बात करना चाहता हूं कि जिनका भी यहां पर मैकेनिकल से जो लोग यहां पर डिप्लोमा बीटेक जो भी किए हैं, मैं उनकी बात कहना चाहता हूं। जो लोग डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल से किए हैं मैं उनकी बात करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग डिप्लोमा किए हैं या फिर जो लोग डिप्लोमा किए हैं या फिर जो लोग बीटेक किए हैं, मैं उनकी बात बताना चाहता हूं। मैं उनकी बात बताना चाहता हूं डिप्लोमा और बीटेक की। मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, अगर आपका डिप्लोमा बीटेक मैकेनिकल से है, अगर डिप्लोमा बीटेक आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, किससे तो मैं यहां पर बात करना चाहता हूं, अगर ये आपका डिप्लोमा या बीटेक अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एकदम तैयार रहिए कि आपको करना क्या क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको थर्मल इंजीनियरिंग को एकदम बारीकी से पढ़ना है और यहां से क्वेश्चंस एकदम भर भर के रहेगा और जम के रहेगा और जम के आंसर भी करना है। ऐसा हम आपको बना देंगे। थर्मल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत सारे इंक्लूडेड होते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि आप पढ़ते हो यहां पर थर्मोडायनामिक्स की मैं बात करता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करता हूं थर्मोडायनामिक्स की मैं बात करता हूं, जैसे कि मैं बात करता हूं इसमें आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग की मैं बात करना चाहता हूं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग की मैं बात करना चाहता हूं। जो थर्मल पावर प्लांट आप देखते हैं आपके घरों में बिजली पहुंचती है, वो थर्मल पावर प्लांट की मैं बात करना चाहता हूं। तो यहां पर पावर प्लांट से भी आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। स्टीम पावर प्लांट इसी को कहते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं, इसी के अंदर आपको हीट मास ट्रांसफर के भी कॉन्सेप्ट पूछते हैं, जहां पर आपको उष्मा संचरण, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। सारे इनके मोड्स को हम लोग पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वगैरह पढ़ते हैं। आगे मैं बात करना चाहता हूं यहां पर जो कि हमारा है आरएसी का, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग कहते हैं। इसमें पूरा एसी वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, पूरा साइकोमेट्रिक चार्ट्स पढ़ना होता है। मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से हम आपको कराएंगे, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि मेरा थर्मल इंजीनियरिंग से ही मेरा एमटेक भी थर्मल इंजीनियरिंग से ही हुआ है, इसलिए आपको सोचने की जरूरत नहीं होगी इसमें। और मेरा मानिए थर्मल में आपको बेहतर तरीके का कंटेंट हम आपको देंगे। सोचना आप कहोगे कि सर हाँ ये बेहतर होता है कि एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटता है, चाहे जैसा भी क्वेश्चन सामने आ जाए आप जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि एक बेहतर क्वालिटी हम आपको देंगे। तो थर्मल हो गया। दूसरा मैं बात करना चाहता हूं, ये तो आपका थर्मल का पोर्शन होगा। ऐसा करते हैं, इसको एक जगह हम यहां पर मेंशन कर देते हैं, ताकि वो मेरे भाई लोग जिनको ये पता है, जिनको ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, तो मैं यहां पर बात करना चाहता हूं कि थर्मोडायनामिक्स अगर आपको करना है तो थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो यहां पर थर्मल में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। थर्मोडायनामिक्स हो गया, और यहां पर जैसे कि अगर मैं बात करता हूं पावर प्लांट की मैं बात करता हूं, यहां पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूं, आपको मैं ऐसी इंजन की बात करता हूं, आपको मैं ऐसी इंजन की बात करता हूं, आपको मैं यहां पर आरएसी की मैं बात करना चाहता हूं, अगर मैं हीट मास ट्रांसफर की बात करना चाहता हूं, ये सब आपको पढ़ने हैं। और दूसरा बात जो है मेरा दोस्त वो है आपका सबसे बेहतरीन, जो कि आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट होता है। और इस प्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इस प्रोडक्शन में आपको पढ़ने क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर इस प्रोडक्शन में जो पढ़ने होंगे, जैसे कि आपको वेल्डिंग पढ़ना होगा, जैसे कि आपको यहां पर कास्टिंग पढ़ना होगा, मेरे दोस्त बेहतरीन तरीके से आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको मशीनिंग पढ़ना होगा, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको पूरा मशीनिंग को करना होगा। और मशीनिंग अगर पढ़ लेंगे तो आपको ये वाला जो पोर्शन आपका देख पा रहे हैं, ये आपको एएलपी में आपको हेल्प करेगा। तो ये मशीनिंग में आपको आ जाता है, जैसे कि आप ग्राइंडिंग करते हैं, जैसे कि आप यहां पर ग्राइंडिंग के बाद आप ड्रिलिंग करते हैं, बोर्डिंग करते हैं, जितना भी चीज पढ़ते हैं आप मशीनिंग करने के लिए, सारा चीज आपका मशीनिंग में आ जाएगा। मिलिंग विलिंग सब कुछ इसी में आ जाएगा आपका। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं प्रोडक्शन में आपको एक चीज आपको
आरआरबी के लिए अलग से पढ़ना पड़ता है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कहते हैं। तो तीसरा मैं यहां पर नोट कर देता हूं, ये आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं, और ये भी चीज हम आपको बेहतरीन तरीके से सिखा देंगे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैं बात करना चाहता हूं। और चौथे की मैं बात करना चाहता हूं, ये सब पेपर है, मेन पेपर है। अगला पेपर जैसे कि मैं बात करना चाहता हूं मटेरियल साइंस की मैं बात करना चाहता हूं, ये भी आपका हो गया। अगले पेपर की मैं बात करना चाहता हूं मटेरियल साइंस के अलावे कौन कौन सा पेपर होगा, तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स होगा। अगले की बात करना चाहता हूं मेरे दोस्त, यहां पर थ्योरी ऑफ मशीन की मैं बात करना चाहता हूं। नेक्स्ट की बात मैं करना चाहता हूं, अगला हमारा मशीन डिजाइन का होगा। मशीन डिजाइन भी हम लोग पढ़ते हैं, और कैसे हम लोग यहां पर किसी भी चीज को डिजाइन करते हैं कि कौन सा मटेरियल कितना लोड को सह सकता है, हम लोग पूरे मशीन डिजाइन में उसको भी पढ़ लेते हैं। मेरे दोस्त मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मेन टॉपिक है, जैसे कि अगला मैं बात करना चाहता हूं यहां पर नेक्स्ट हमारा, जैसे कि हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, तो यहां पर हम बात करेंगे फ्लूइड की बात करते हैं। और फ्लूइड में दो तरह की चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, एक तो आपको यहां पर एक तो आपको फ्लूइड पढ़ना पड़े, एक तो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना पड़ेगा, और दूसरे की मैं अगर बात करना चाहता हूं तो दूसरा आपका हाइड्रोलिक मशीन भी पढ़ना पड़ेगा आपको। यहां पर आपको हाइड्रोलिक मशीन भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना, यहां पे हाइड्रोलिक मशीन भी आपको पढ़ना है। तो बेहतरीन तरीके से हम आपको कराएंगे, इसमें कहीं से कोई निराशा आपको हाथ नहीं लगने वाली है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स अपने आप में होता है, थ्योरी मशीन अपने आप में होता है, डिजाइन अपने आप में होता है, मटेरियल साइंस अपने आप में होता है, सब के सब कंसेप्चुअल सब्जेक्ट हैं। आप देखोगे क्वालिटी तो पता चलेगा कि सच में यह कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, अगर आप मैकेनिकल के बैकग्राउंड से हैं तो आपको हम जरा सा भी नहीं सोचने देंगे कि आप इधर उधर भटक रहे हैं। आप बढ़िया बनिए, आप अपने अंदर कंटेंट डेवलप कीजिए, नौकरी आज न कल मिल ही जाएगी। और टारगेट कीजिए कि इस बार आरआरबी जेईई और एएलपी में अपना सपना पूरा करना है। और जब सपना पूरा करने का वो इच्छा अगर आप रखते हैं तो आप जुड़िए, आपको बेहतरीन क्वालिटी के साथ हम पढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी मजे की बात तो यह है, इतना सारा सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, इसमें और भी सब्जेक्ट आपके हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी आपको पढ़ना होगा, और भी सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। मैं जिसकी बात करना चाहता हूं, एक दिन मैं सिलेबस को क्लियरिफिकेशन आपका कर दूंगा। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि आपको यह करना है, टेक्निकल में 100 में अगर 80 प्लस करना है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ये जो मैंने बैच दिया है, आपको मात्र आपको 999 रुपया में, आप देखिए मात्र ये कूपन लगाएंगे जेईई 1000, आपका मात्र ये बैच आपको 999 मिल जाएगा। और मैंने ये ऑनलाइन ये बैच दिया है, आपको ये मान के चलिए 11 मार्च तक ये कूपन वैलिड होगा। इसके बाद ये कूपन अगर यूज आप नहीं कर पाएंगे तो उस समय आपको इतना पे करना पड़ जाएगा, यानी 3000 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। 3000 का चीज मैंने आपको 999 में दे रहा हूं। आपके थर्मल से, जो लोग मैकेनिकल से किए होंगे, आप अगर एएलपी की तैयारी करना चाह रहे हैं, एएलपी की तैयारी करते हैं, तो आप एएलपी को भी करिए और आप यहां पे जेईई को भी कर सकते हैं। तो वो बच्चे जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के हैं, सबको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। कहीं ये कंफ्यूजन में मत रहना कि इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी में दिक्कत होगा, हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में दिक्कत होगा, कहीं से परेशानी नहीं होगा। खास करके जेईई का जो बात करते हैं, तो जेईई के जो टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, ये टोटली इंग्लिश में होता है। लेकिन जो बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, उनके इंग्लिश अच्छे होते हैं, वो अपने आप पिकअप कर लेते हैं। इसीलिए एएलपी का बैच मेरा अलग चल रहा है, जेईई का बैच अलग चल रहा है। एएलपी में पूरा प्रोडक्शन का पार्ट पढ़ेंगे और जेईई के लिए आप थर्मल का पार्ट मजबूत कर लेते हैं। तो जो बच्चे एएलपी में मेरे से जुड़े भी हैं, वो थोड़ा सा अपने सर को उठाइए और आप सोचिए अपने आप में कि क्यों हमने डिप्लोमा किया, क्यों हमने बीटेक किया, क्या हम अपने समय को बर्बाद करने के लिए किया? नहीं, आपको नॉलेज डेवलप करना है और इसी कंटेंट के साथ हम आपको सिखाएंगे बेहतरीन अंदाज में। चलिए ठीक है, तो ये प्रॉमिस करते हैं। और जय हिंद, जय भारत। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सिलेबस की भी चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस भी दिखाएंगे, कितने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आपके सामने जेईई में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।